बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने जनरल साइंस की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जो कि वन पेपर जॉब प्रिपरेशन और ईटा जॉब प्रिपरेशन या टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स आती हैं उनके अंदर जो जनरल साइंस आती है वो उनके लिए ये लेक्चर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले हम लोगों ने 8वीं क्लास तक के तमाम लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर दिए हैं। लेक्चर जो 7 क्लास के थे वो कुछ पेंडिंग थे, वो 7 क्लास वाले लेक्चर थे, अब हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं, तो 1 बाय 1 इंशाल्लाह इनको भी अपलोड कर देंगे। और इसके बाद हम जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, इनके इंशाल्लाह सब्जेक्ट के लेक्चर्स हैं वो अपलोड करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद द चैनल एमके प्रिपरेशंस और इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा हर तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं हमारी बॉडी के अंदर, तमाम डिटेल इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसको गौर से देखिएगा, तो इंशाल्लाह इससे काफ़ी कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होंगे। अब सबसे पहला जो सवाल हमारे जहन में आता है कि जो हम लोग डेली चलते फिरते हैं, दौड़ते हैं, सारे काम करते हैं, तो हमें एनर्जी मिलती है। तो सवाल ये पैदा होता है, ये एनर्जी आती कहाँ से, ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है। तो बेटा ये याद रखिएगा, अगर बायोलॉजिकली हम लोग देखें तो एक चीज होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो हम लोग रोटी खाते हैं तो अल्टीमेटली ग्लूकोज में चेंज हो जाती है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है और ये ग्लूकोज टूट जाता है, इससे बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। एटीपी क्या चीज है, वो एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम काम करते हैं। और दुनिया का हर जिंदा सेल, जिसके अंदर जो भी जिंदा सेल है जिसको एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, उसके अंदर ये सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जरूर होता है। तो ये सबसे पहले हम रोटी क्यों खाते हैं, हम सांस क्यों लेते हैं। तो एक कॉमन बंदा यही कहेगा कि हम जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम अगर साइंटिफिक आंसर दें तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए हम लोग रोटी खाते हैं और हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये दुनिया का हर सेल के अंदर ये जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, किस प्रोसेस के जरिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए। सेलुलर रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जो कि या हम लोग रोटी की फॉर्म में खाते हैं, वो टूटती है एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म वाली और वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है, और इसी की वजह से जो लाइफ है वो हमारी चलती है। अगर एटीपी नहीं मिलेगी तो हम लोग ग्रो ही नहीं कर सकेंगे। अब आगे आ जाते हैं जी, रेस्पिरेशन है वो दो तरह की होती है, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होती है, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूट रहा हो, जब ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूट रहा हो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी यानी एटीपी बन रही हो, तो उसको क्या कह देते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन दो तरह की है, ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन के बगैर। ऑक्सीजन के साथ जो रेस्पिरेशन होती है उसको क्या कह देते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एक ग्लूकोज से अगर देखें तो 36 एटीपी हमें हासिल होते हैं, ठीक है, एक ग्लूकोज के टूटने से। और इसके अंदर प्रोसेस कौन सा इन्वॉल्व होता है, ऑर्गेनेल कौन सी इन्वॉल्व होती है बेटा, इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन के भी आगे स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना है वो होता है साइटोप्लाज्म में, और जो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में टेक्स प्लेस हो रही होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन अगर कोई पूछे तो उसका मेजर प्रोसेसेस कहां पर हो रहे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे होते हैं, और ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया से जब एनर्जी निकलती है, इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद यही वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर प्रोड्यूस होती है, जो कि हम सांसों के जरिए बाहर निकाल रहे होते हैं, ब्लड के जरिए हर सेल से इकट्ठी होती है और सांसों के जरिए ये बाहर ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, जैसा कि हम तेज भागें या अचानक हम एक्सरसाइज पहले नहीं कर रहे होते तो हमें उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो हमारे बॉडी में खलियां बन जाती हैं,
तो वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है कि ग्लूकोज है वो टूटकर लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है जब ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो इसको क्या कह देते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन को भी दो हिस्सों में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कौन सी होती है, जिसके अंदर इथाइल अल्कोहल ग्लूकोज से बनता है। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहां पर होती है, मसल्स में। और जहां पर लैक्टिक एसिड बनता है और ये कहां पर हो रहा था, ये काम सारे का सारा ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड या अल्कोहल बने और एनर्जी इससे रिलीज हो, माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर इन्वॉल्व ना हो, इस प्रोसेस को, ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व नहीं होती, इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन का नाम दे देते होते हैं। ये आगे बड़ी क्लासेस में बायोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर बड़ी डिटेल के अंदर ये पढ़ाई जाएगी। आगे आ जाता है जी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाने के लिए एक बड़े मजेदार डायग्राम इधर बनी हुई है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के सबसे पहले तो कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, ऐसा सिस्टम जिसके जरिए हम गैसियस एक्सचेंज करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ। ये मुश्तमिल किस पर होता है, मेजरली अगर देखें तो लंग्स, सांस की नाली और नोस्ट्रल्स। अब इसको अगर मैं डिटेल में देखूं तो ये कैसे है, सबसे पहले ये नोस्ट्रल्स होते हैं। नोस्ट्रल्स ये एक्सटर्नल नोस्ट्रल है, इसके बाद अंदर ये नेजल कैविटी मौजूद होती है दूसरे नंबर पर, फिर इंटरनल नोस्ट्रल्स आते हैं और उसके बाद आ जाती है जी लेरेंक्स। लेरेंक्स क्या चीज होती है, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। लेरेंक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज है, पहले तो हवा का रास्ता हमें पता होना चाहिए। नोस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, लेरेंक्स, उसके बाद ट्रैकिया, ये जो सांस की नाली है, उसके बाद ये आगे डिवाइड हो जाती चेस्ट कैविटी के अंदर जाके, तो उसको क्या कह देते हैं, ब्रोंकाई। ट्रैकिया आगे डिवाइड होते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई आगे फर्दर डिवाइड होती जाती है तो उससे क्या बन जाती हैं जी, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स आगे चलती जाती हैं जी, वो आगे मूव करती जाती हैं तो वो आगे ब्लाइंड एंडिंग एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। ये एल्वियोलाई का क्वेश्चन है, ये डीएम के पेपर में भी आया, पीईटी के पेपर के अंदर भी आया है कि वो कौन सी जगह होती है जहां से गैसियस एक्सचेंज होती है, एल्वियोलाई। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो रेस्पिरेशन वाली जगह है जहां से गैसियस एक्सचेंज होती है वो कौन सी है, एल्वियोलाई। क्यों, एल्वियोलाई की जो वॉल होती है वो सिंगल सेल थिक होती है और इसके इर्द गिर्द कैपिलरी का बेड होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां से ब्लड से निकलती है, एल्वियोलाई में चली जाती है और एल्वियोलाई से जो हम सांस लेके ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं उधर से इधर आ जाती है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले तो रास्ता पता होना चाहिए, हवा कैसे जाती है, एक्सटर्नल नोस्ट्रल, नेजल कैविटी, इंटरनल नोस्ट्रल, आगे लेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई। ये पूरा रास्ता आपको पता होना चाहिए तरतीब के साथ। नोस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, लेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और आगे एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई इकट्ठी होती हैं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं, एक थैली के जैसा स्ट्रक्चर बना देती हैं जिनको हम क्या कह देते हैं, लंग्स कह देते हैं। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है और लंग्स के नीचे एक शीट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि हमें सांस लेने में भी हेल्प करता है, इसको डायाफ्राम का नाम दे देते होते हैं। ये क्या चीज होता है, डायाफ्राम एक मस्कुलर शीट होती है जो कि सांस लेने के अंदर हमें हेल्प करती है। जब एक्सेलेशन यानी सांस को बाहर निकालना होता है तो ये ऊपर मूव करती है, जब सांस को क्या कहते हैं अंदर हवा को खींचना होता है तो ये शीट नीचे की तरफ मूव करती है और लंग्स है वो फ्लैटेंड हो जाते हैं, फैलते हैं और हवा अंदर की तरफ आ जाती है। तो इसका भी बड़ा रोल प्ले करती है जो डायाफ्राम होती है, जो कि थोरेसिक रीजन को ये हमारे बेली रीजन से सेपरेट करती है। इस शीट को क्या कह देते हैं, डायाफ्राम का नाम दे देते होते हैं। एक तो ये रास्ता, फिर लेरेंक्स का दूसरा नाम क्या है, वॉइस बॉक्स। ट्रैकिया का दूसरा नाम क्या होता है, सांस की नाली यानी विंड पाइप, ये कहलाता है। ये है जी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके कंपोनेंट्स। अब ये काम क्या करता है, ये इसके अलावा भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एक डायाफ्राम वाली आ गई, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप ये कलेक्ट कर लें कि जो लंग्स हैं, लंग्स के जो फ्लैप्स मौजूद होते हैं, इसके जो राइट लंग है इसके 3 फ्लैप्स मौजूद होते हैं, इसके क्या होते हैं, 2 फ्लैप होते हैं जो लेफ्ट लंग होता है। और इसके बाद इसके अंदर जो मेम्ब्रेन मौजूद होती है लंग्स के इर्द गिर्द, इसको क्या कह देते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन का नाम दे देते होते हैं, जिसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है जो कि फ्रिक्शन से लंग्स को बचाता है। ये आ गया जी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये देख लें अब
ब्रीदिंग है जिसके नोस्ट्रल के जरिए हवा जाती है। हवा सबसे पहले नेजल कैविटी का काम क्या होता है, नेजल कैविटी हवा को मेस्ट कर देती है, उसके अंदर मिट्टी को कैप्चर कर लेती है। नोज के अंदर हमारे हेयर्स भी मौजूद होते हैं जो कि एयर के पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप कर देती है। उसके बाद लेरेंक्स में जाती है, देन ट्रैकिया में, ट्रैकिया आगे डिवाइड हो जाती है ब्रोंकाई में और लंग्स में चली जाती है, वहां पर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स आगे थिन वॉल सैक्स में चेंज हो जाती है जिनको एल्विलाई कहते हैं। तो यही एमसीक्यूज आया था। एल्विलाई जो होते हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं ब्लड के अंदर और लंग्स के अंदर, और लंग्स एक ह्यूज स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एल्विलाई पर मुश्तमिल होते हैं और ये इकट्ठे होकर एक सैक लाइक एक थैले के जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये इस तरह से गैसियस एक्सचेंज हो रही होती है। ये एल्विलाई है। एल्विलाई के अंदर ये देखें ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ जाती है और ऑक्सीजन एल्विलाई से ब्लड में चली जाती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाता है। इसलिए जब हम सांस लेते हैं तो इनटेक करते हैं एयर को, उसमें से ऑक्सीजन है वो एक्सचेंज हो जाती है, ब्लड में चली जाती है और जैसे ही वो लंग्स में जाएगी वहां से एल्विलाई से कार्बन डाइऑक्साइड लेके हम बाहर फेंकते हैं। इसलिए जब हवा अंदर लेके जाते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, ऑक्सीजन ज्यादा होती है, और जब हम एक्सहेल करते हैं हवा को तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुई होती है और ऑक्सीजन कम हो जाती है क्योंकि वही ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। अब वो ब्लड से कहां पर जाएगी, सेल्स में। सेल्स में क्या करेगी सेलुलर रेस्पिरेशन। और ऑक्सीजन हमें क्यों चाहिए होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है, हमें जिंदा रहने के लिए, हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो ये रोल प्ले करते हैं सेल। सारे के सारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो सारे के सारा कहां पर हो रहा होता है, एल्विलाई के अंदर हो रहा होता है। ये आगे बता देना है कि एल्विलाई बेस्ट क्यों है, क्योंकि ये थिन वॉल्ड है, लार्ज सरफेस एरिया, मस्ट सरफेस एरिया जो कि एक्सचेंज के लिए बेस्ट होता है और ब्लड कैपिलरीज इसके इर्द गिर्द लिपटी हुई होती है, इसलिए इसको हम बेस्ट साइट कह देते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। आगे ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है इनटेक ऑफ एयर एंड यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज, हवा को इन और आउट करना बॉडी के अंदर क्या कहलाता है, ब्रीदिंग। ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है लंग्स के अंदर इन और आउट हवा को करना। अब जब हवा को इन करते हैं उस प्रोसेस को क्या कह देते हैं, इनहेलेशन कहते हैं या इंस्पायरेशन का नाम दे देते होते हैं। और हवा को बॉडी से आउट करना क्या कहलाता है, एक्सहेलेशन, यानी कि लंग्स से हवा को बाहर निकालना। अब आगे आ जाता है जी ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को बच्चे ये सेम चीज समझते हैं कि रेस्पायर, छोटी क्लासेस में पहले यही लिखा होता था ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही चीज है जी, पौधे रेस्पायर कर रहे हैं जी, जानदार रेस्पायर कर रहे हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जबकि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में फूड टूटती है। इसमें एनर्जी कोई नहीं रिलीज होती बल्कि यूज हो रही होती है, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही होती है। ये सेल्स के बाहर लंग्स में होती है और जो रेस्पिरेशन है वो कहां पर हो रही होती है, दुनिया के हर जिंदा सेल में हो रही होती है। इसमें कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि रेस्पिरेटरी एंजाइम जो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होते हैं और इसके अलावा साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं वो सारे इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में इस तरह से आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये था जी रेस्पिरेटरी सिस्टम। आगे कौन सा आ जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम अब हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है। रोटी हम खाते हैं मैदे में जाती, मुंह से रोटी खाते हैं मैदे में जाती है, पूरी बॉडी के सेल्स तक कैसे पहुंचती है, कौन पहुंचाता है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड है उनको कौन ट्रांसपोर्ट करता है, हम पानी पीते हैं किडनी तक यूरिन है कैसे पहुंच जाता है। तो ये हर चीज की जो ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहा होता है, जो कि बॉडी के अंदर ब्लड को मूव करता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था नेजल कैविटी, नोस्ट्रल्स और ट्रैकिया सांस की नाली और लंग्स है। इसके अंदर भी 3 कंपोनेंट है, हार्ट है, ब्लड है और ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स अब 3 तरह की होती हैं, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। ब्लड सेल्स भी आगे 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। और हार्ट है ये मौजूद होता है। ये हार्ट के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके कंपोनेंट हो गया ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट। और ब्लड सर्कुलेट होता रहता है बॉडी के अंदर और ये ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट को और हीट को। ठीक है,
और जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर मूव करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अब सबसे पहले इसके कंपोनेंट वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है जी ब्लड। ब्लड क्या चीज होता है? ये एक बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है जो कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद होता है। ये इस फ्लूइड को अगर देखें तो इसके दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। 55% जो होता है ब्लड प्लाज्मा होता है 55% ब्लड के अंदर, और जो 45% होता है वो ब्लड सेल्स होते हैं। अब जो 45% ब्लड सेल्स होते हैं उसमें 44% रेड ब्लड सेल्स होते हैं और 1% प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। अब इनका नाम आया हुआ था एमसीक्यूज के अंदर। रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। और इसके अलावा 55% जो ब्लड प्लाज्मा है इसके अंदर वाटर 90% है, आयंस, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट, वेट्स और गैसेस वगैरह ये चीजें मौजूद होती हैं। ये था जी ब्लड की जनरल कंपोजिशन। अब ब्लड की जनरल कंपोजिशन के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं वो तीन तरह के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स। ये डिस्क शेप सेल्स होते हैं। ये इस तरह से इनके अंदर एक साइड पर खाम बना होता है और ये बाइकनकेव शेप होते हैं। प्लेटलेट्स इरेगुलर शेप सेल्स होते हैं। अब इनमें से किस में हीमोग्लोबिन पाई जाती है? रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन पाई जाती है और उसी की वजह से रेड ब्लड सेल का कलर रेड होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का कलर रेड है और उसके अंदर आयरन मौजूद होती है। ये रेड ब्लड सेल का मेजर काम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। प्लेटलेट्स का काम क्या चीज होता है? ब्लीडिंग से स्टॉप करना, ब्लड क्लॉटिंग करना। और व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी की फौज है जो कि प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द फॉरेन इन्वेडर्स। जितने भी बॉडी से बाहर जरासीम जाते हैं उनकी इम्यूनिटी बनाना, इम्यून सिस्टम के रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर है तो वो भी हम पढ़ेंगे। इम्यून सिस्टम जो बनाते हैं वो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। अब अगर रेड ब्लड सेल खत्म हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? अनीमिया, जिसके अंदर बंदा पेल हो जाता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ठीक है, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी है वो लूज हो जाती है और पेल होना शुरू हो जाता है, ये अनीमिया। प्लेटलेट्स डेंगू फीवर में कम हो जाते हैं। और एड्स है वो ऐसी बीमारी जिसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है तो उस वजह से एड्स हो जाता है। तो इनकी वजह से क्या होता है? बीमारियां फैल सकती हैं कि कोई भी सेल के अंदर कमी या ज्यादती हो। तो आगे आ जाता है जी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? तीन तरह की होती हैं, वो नालियां जिनके अंदर ब्लड दौड़ता है। अब दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसे जानदार जिनमें ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड नहीं मूव करता, जैसा कि इंसेक्ट्स है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो जानदार है इंसेक्ट्स है, उनके अंदर जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर नालियों के अंदर नहीं होता, ओपन होता है, तो इनको क्या कहते थे? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले जानदार। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जिनके अंदर जो ब्लड है वो सिर्फ नालियों में ही रहता है। और ये ब्लड की जो नालियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज जो होती हैं, आर्टरीज कौन सी होती हैं? अब यहां से इसकी डायग्राम से हम समझते हैं आर्टरीज कौन सी होती हैं, वेन्स कौन सी होती हैं और कैपिलरीज कौन सी होती हैं। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो, ये हार्ट है, आप फर्ज करें कि ये जी हार्ट है, हार्ट से जो बॉडी की तरफ ब्लड लेके जाएं, हार्ट से जो बॉडी की तरफ ब्लड लेके जाएं उनको क्या कह देते हैं? आर्टरीज। आर्टरीज आगे डिवाइड होती हैं आर्टेरियोल्स में, आर्टेरियोल्स से बनते हैं कैपिलरीज, और कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि सिंगल सेल थिक होती हैं जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है। उधर एल्वेलाई से गैसियस एक्सचेंज होता है, इधर कैपिलरीज से गैसियस एक्सचेंज होता है। कैपिलरीज आगे मिलती हैं, वेन्यूल्स बनते हैं, वेन्यूल से आगे क्या बन जाती हैं? वेन्स बन जाते हैं। ये जो आर्टरी होती है इसका ट्रांसफर सेक्शन देखा जाए तो इसके अंदर सर्कुलर मसल्स हैं वो बड़े मजबूत होते हैं और इसकी वजह से हमें पल्स फील होती है। जो हमारी बाजू के अंदर ये जो हम पल्स फील कर रहे होते हैं और ये ब्लड प्रेशर वगैरह जो मालूम करता है वो आर्टरीज के अंदर ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि हार्ट जो पंप करता है ब्लड को वो आर्टरीज के अंदर पंप करता है और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये ज्यादा ब्लड प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती होती हैं। ठीक है, इसके अंदर भी तीन लेयर होते हैं, दरमियान में मसल्स की लेयर होती है, आउटर लेयर होती है और इनर लेयर होती है। 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। वेन्स भी 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है।
आर्टरी और वेन में फर्क क्या है? ये भी 3 लेयर, इसकी मिडल लेयर थिक होती है, इसकी मिडल लेयर थिन होती है, ये इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती। इसमें ब्लड प्रेशर वगैरह मालूम कर सकते हैं, इससे नहीं कर सकते। इसके अंदर वॉल्व्स भी वेन में मौजूद होते हैं, जबकि इसके अंदर वॉल्व्स वगैरह मौजूद नहीं होते। ये तो सिंगल सेल थिक होती है, इसमें लेयर्स मौजूद नहीं होती। कैपिलरीज हैं, ये गैसियस एक्सचेंज करवाती हैं। वेन्स कौन सी होती है? जो टूवर्ड द हार्ट ब्लड लेके जाए। अब इसमें एक फर्क है, एक इनके अंदर जो होती है आर्टरीज कौन सी होती है? इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये याद रखिएगा। आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी वाहिद आर्टरी होती है जो हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाती है, जो कि जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये लिखा भी हुआ, यही एमसीक्यूज आता होता है। और जो वेन्स होती हैं वो सारी की सारी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिवाय पल्मोनरी वेन के, जो कि लंग्स से हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। तो ये पल्मोनरी वेन वाला भी हो गया। और वेन्स के अंदर इसके अलावा जो ब्लड है, ये बड़ी वेन्स बनती जाती हैं, इसके अंदर वॉल्व्स भी मौजूद होते हैं जो कि बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देते ब्लड का, और वन डायरेक्शन के अंदर ब्लड को मेंटेन रखते हैं। आगे आ जाता है जी हार्ट। हार्ट के 2 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। वैसे तो हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, मैं जनरल कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे देता हूं। हार्ट के 2 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल्स। मैं कलर इसका चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को यह समझ लग जाए, समझाना आसान हो। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरिया ऊपर वाले और 2 नीचे वेंट्रिकल। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ह्यूमन के अंदर। जो हमारी राइट साइड है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो लेफ्ट साइड होती है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली होती है। और हार्ट की लोकेशन क्या है? मिडल ऑफ द चेस्ट है। ये फील क्यों होता है लेफ्ट साइड पर? क्योंकि लेफ्ट चैम्बर हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जब ये पंप करता है, इसकी ½ इंच तक थिक वॉल होती है। जब ये पंप करता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो ये पूरी बॉडी में ब्लड को भेजना होता है। इतना जोर से ये पंप करता है जो कि आवाज आती है, लब डब की जो आवाज आती है स्टेथोस्कोप से, जो सुनी भी जा सकती है, जिसको दिल की धड़कन भी कहते हैं। और ये इसके स्ट्रांग होने की वजह से, लेफ्ट वेंट्रिकल के स्ट्रांग होने की वजह से ये हमें लेफ्ट साइड पर फील होता है। वैसे ये मिडल के अंदर मौजूद होता है, हमारी स्टर्नम के नीचे, दोनों लंग्स के दरमियान में जो हार्ट है ये मौजूद होता है। तो अब ये याद रखिएगा, सबसे पहले ब्लड आता कैसे, ब्लड के अंदर फ्लो कैसे होता है? इंफीरियर वेना केवा, नीचे से सारी बॉडी से ब्लड इकट्ठा होगा, इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आएगा, वो इधर राइट आर्टरियम में आएगा। सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आएगा, वो भी राइट आर्टरियम में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले इधर इकट्ठा हो जाएगा, यहां से आ जाएगा ब्लड वेंट्रिकल के अंदर। इधर एक वॉल्व मौजूद होता है, इसको बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। उसके 2 फ्लैप्स होते हैं, और ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसके 3 फ्लैप्स होते हैं। और बाय जो राइट साइड पर, अब यहां से ब्लड जो पंप होगा वो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए किस में चला जाएगा? लंग्स में। लंग्स में जाके एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी, वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करके और क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाएगा, और लंग्स से पल्मोनरी वेन के जरिए। और यही हमने बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी वाहिद आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। पल्मोनरी वेन वाहिद वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है, किसके अंदर? लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। लेफ्ट आर्टरियम से बाइकस्पिड वाल्व के जरिए होता हुआ किसके अंदर? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट होता है, ½ इंच तक थिक इसकी वॉल होती है। ये ब्लड को पंप कर देता है किसके जरिए? एओर्टा के जरिए। किसके अंदर? पूरी बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर ये ब्लड जाएगा, ऑक्सीजन देता जाएगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेता जाएगा, अगेन इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा के पास आएगा, उधर से फिर राइट आर्टरियम में, और इस तरह से साइक्लिक वे में जो ब्लड है वो फ्लो होता रहेगा हार्ट के अंदर। और हार्ट का मेजर काम क्या है? ब्लड को पंप करना। लो जी, ये हो गया। और उसके बाद जो पल्स फील होती है वो मेरा ख्याल चैप्टर फिनिश हो गया। अब इसके जो एमसीक्यूज हम लोग देखते हैं। द टीम ऑफ द क्लाइंबर्स वाज क्लाइंबिंग ऑन द हाई माउंटेन, दे रीच एट द टॉप और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एट द हाई अल्टीट्यूड। बुलंदी पर उनको डिफिकल्टी क्यों फील होती है? क्योंकि वहां पर कम ऑक्सीजन मौजूद होती है। ये बच्चे ने सॉल्व किए हुए हैं जिसकी बुक थी, इसलिए उसको फोकस ना कीजिएगा। इसका ऑप्शन होगा लेस ऑक्सीजन की वजह से उनको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। आगे क्या आ जाता है जी? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी सेल्स टेक्स प्लेस। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस कहां पर होता है? ये कैपिलरीज के अंदर हो रहा होता है। द पर्सन इफेक्टेड विद द अनीमिया,
फील टायर्ड, ऑल ऑफ द सेल्स आर गेटिंग लेस ऑक्सीजन, क्योंकि उनको ऑक्सीजन बहुत कम मिल रही होती है अनीमिया के अंदर, इस वजह से वो टायर्ड फील करता है अनीमिया का पर्सन। द ऑक्सीजन ऑफ गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड एयर इज टेक्स प्लेस इन एल्वेलाई, ये ऑप्शन के अंदर एमसीक्यूज आया भी है दोनों पेपर्स के अंदर अभी रिसेंटली। सेलुलर रेस्पिरेशन ऑलवेज रिक्वायर, सेलुलर रेस्पिरेशन के क्या चीज चाहिए होती है हमेशा, इसको बेसिकली जो हमेशा रिक्वायर होता है, अब याद रखिएगा हमेशा इसको ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों चाहिए होते हैं जो प्रॉपर है। वैसे जो बेसिक चीज रिक्वायर्ड होती है वो ग्लूकोज होती है, लेकिन ये एक जर्नल सा क्वेश्चन बनाया हुआ है तो इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, वो बेस्ट ऑप्शन आएगा। आगे आ जाता है जी द वॉल्व्स, वॉल्व्स किस किस में मौजूद होते हैं, वेन्स में और हार्ट के अंदर, दोनों के अंदर वॉल्व्स मौजूद होते हैं, वेन और हार्ट दोनों के अंदर ये मौजूद होते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फाउंड इन द टू चैम्बर ऑफ द हार्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर मौजूद होता है। विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड इज लिक्विड फॉर्म में प्लाज्मा मौजूद होता है जो कि 55% होता है। अब आगे कहता है जी डायग्राम एक है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन ये फिल है, तो ये बी के अंदर हीमोग्लोबिन है जो कि रेड ब्लड सेल्स है। आगे आ जाता है जी डायग्राम शो द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट, विच चैम्बर पंप द ब्लड थ्रू द लंग्स, तो ये चार्ली ऑप्शन वाला जो लेफ्ट वेंट्रिक और राइट वेंट्रिकल होता है ये ब्लड पंप करता है लंग्स के अंदर, और जो डी वाला होता है लेफ्ट वेंट्रिकल ये ब्लड पंप करता है एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी के अंदर। तो ये चैप्टर हुआ फिनिश, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस तरह से 1 बाय 1 हम चैप्टर वो कवर करेंगे और जर्नल साइंस है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि बाकी सारे लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं। तो कोई भी बच्चा जो कि नोट्स लेना चाहता हो, वीडियो लेक्चर की सीरीज लेना चाहता हो या पेपर खुद से तैयारी करना चाहता हो, पेपर्स की तैयारी ये वीडियो, तो वो वीडियो फॉर्म में और नोट्स के फॉर्म में हमारे से मटेरियल पीएसटी का, सीटी का या जो भी पेपर आने वाले हैं ईटा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, तो वो उनके लिए आप लोग रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, ग्रुप लिंक दिया गया, उसके ऊपर रब्ता करके आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।